प्रश्नोत्तरी में हम साइकोलॉजी प्लस शैक्षिक प्रबंधन यानी प्लस आपकी एजुकेशन जो मैनेजमेंट के क्वेश्चन है उन प्रश्नों को करेंगे। हाँ, तो सभी एक बार शेयर जरूर कर दें। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, कुछ न सीखना, सीखने में बाधा, बाएं हाथ से सीखना या गलत कौशल सीखना। तो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं? नेगेटिव लर्निंग के बारे में पूछ रहा है, ऋणात्मक की बात कर रहा है। तो यानी ये स्थानांतरण क्या कहलाता है? बिल्कुल सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी, तो एक बार सभी इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें। फटाफट आंसर दो भाई, इसके फटाफट आंसर दीजिए। चलिए बताइएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सीखने में तो इसका राइट आंसर है सीखने में बाधा। हाँ जी, 1 का 2 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है जी, 1 का 2 नंबर। ठीक है जी, आपका सही आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो प्रश्न है वो है 2 नंबर प्रश्न। जब पूर्व का अधिगम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों में या नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है? जब यानी आपने जो पूर्व में कोई काम सीख रखा है, आपने पूर्व में कोई लर्निंग कर रखी है और वो नई चीज में आपको सीखने को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता, तो ये कौन सा अधिगम स्थानांतरण कहलाता है? ठीक है जी, चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। यानी आपने कोई चीज सीख रखी है और आप जब नई स्थिति में वो जाते हैं तो आपके वहां वो चीज आपको क्या करेगी, बिल्कुल बता दीजिएगा। राइट आंसर आपके आने शुरू हो गए हैं। पूनम, भादु, तमन्ना, पवन कुमार, निमाना, ओम बिश्नोई, रानी, बिल्कुल अरमान, गोरेला क्या? हाँ जी, ईश्वरी, निमाना, कविता, भादु, मंगल, बिल्कुल, गुलाबो, बैसा, हाँ जी, कविता, भादु, ठीक है, सभी का राइट आंसर आ गया। यानी शून्य स्थानांतरण होगा जब कोई पूर्व वाला ज्ञान किसी नई परिस्थिति में सहायता उत्पन्न न करे तो शून्य स्थानांतरण। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे आपने ज्योग्राफी सीख रखी है, तो आप ज्योग्राफी का ज्ञान आपकी भौतिक साइंस यानी भौतिक विज्ञान की जो चीज है उसका समाधान नहीं कर सकती। उसकी कोई भी समस्या है उसका समाधान आपकी ज्योग्राफी नहीं कर सकती। तो ये आपका कौन सा है? शून्य स्थानांतरण है। जैसे आपने क्रिकेट में आपने बॉलिंग फेंकनी सीख रखी है और आप अब क्रिकेट में बैटिंग सीख रहे हैं, तो आपकी जो बॉलिंग है वो आपके लिए यहाँ शून्य स्थानांतरण का काम करेगी। ठीक है, जैसे आपने टेनिस बॉल सीख रखी है और आप अब क्रिकेट सीख रहे हैं तो आपके लिए शून्य स्थानांतरण का कार्य होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रशिक्षण अधिगम के स्थानांतरण में मदद नहीं करता? यानी इनमें से आपको दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इनमें से कौन सा मदद नहीं करता बताइएगा। तीन नंबर का राइट आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा कारक प्रशिक्षण यानी अधिगम जब लेते हो तो इनमें से कौन सा, जब अधिगम ट्रांसफर करते हैं तो कौन सा मदद नहीं करता? ठंड बहुत ज्यादा है, ये चूरू है प्रधान, यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। चलिए इच्छा शक्ति, ध्यान रखेंगे, इच्छा शक्ति आपको प्रभावित करेगी, बिल्कुल सही है। उचित वातावरण, आपका जो जिस इन्वायरमेंट में, जिस वातावरण में, जिस माहौल में आप रह रहे हैं वो, और आपकी मैच्योरिटी, परिपक्वता, ये तो आपके प्रोवाइड करेंगी, परंतु थकान जो है ये आपको प्रभावित नहीं करेगी। जब आप प्रशिक्षण में स्थानांतरण करते हैं, चीज को इधर उधर करते हैं, तो ये आपकी मदद नहीं करती। तो ध्यान रखिएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। थकान बिल्कुल सही उत्तर आपका। ठीक है जी, चलिए
नेक्स्ट, थोड़ा सा बोर्ड नया है भाई, अपने को समझ में कम ही आया ये। चलिए फिर उसके बाद में पढ़े, नेक्स्ट चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। जीन प्याजे से प्रश्न स्टार्ट हो गए भाई। अब जीन प्याजे के प्रश्नों को आप बताइएगा कि निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रिया की अवस्था, इनमें से कौन सी नहीं है, ये पूछना चाह रहा है। अगर आपको जीन प्याजे याद है तो आप इस प्रश्न का उत्तर सही कर सकते हैं, अन्यथा आपका ये प्रश्न गलत हो जाएगा। 4 नंबर का क्या उत्तर होगा बताइए। 4 नंबर प्रश्न लिखकर आप उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहले उत्तर दिया है कविता भादु ने, बिल्कुल बेटा। हाँ जी, इट ईश्वरी बेटा गलत उत्तर दे दिया आपने। पूनम भादु आपका भी गलत है बेटा। चलिए देख लेते हैं। प्राक संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल होती है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी होती है, संवेदीगामक अवस्था होती है, अनौपचारिक होती नहीं। अनौपचारिक कोई अवस्था ही नहीं है, अनौपचारिक अवस्था नहीं है, वो औपचारिक अवस्था है। तो ध्यान रखिएगा, इसका गलत ही तो पूछ रहा है, नहीं है तो ध्यान रखना 3 नंबर इसका उत्तर नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अनौपचारिक ऑप्शन है, गलत है। चलिएगा, थोड़ा सा हो सकता है में दिक्कत आई है। 5 नंबर क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, यह आपसे प्रश्न पूछ रहा है। इसके अनुसार वो पूछ रहा है कि संवेदीगामक अवस्था की एज पूछ रहा है आपसे। 5 नंबर का क्या उत्तर होगा, 5 नंबर का उत्तर क्या होगा, आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी। लेडी डॉन ने बिल्कुल दिल्ली रोड से बहुत मैसेज किया है, ठीक है जी। बताइएगा, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 और 11 से 16 वर्ष। तो इसमें से संवेदी क्रियात्मक अवस्था की एज पूछ रहा है। जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसे संवेदी, यानी बालक यहाँ संवेगों से अधिगम करता है। बिल्कुल, चलिएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर जन्म से 2 वर्ष है। और याद रखिएगा, यहाँ पर ये प्राक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ये चारों अवस्थाएं आप जीन प्याजे के प्रश्नों को हम कर रहे हैं जी, ठीक है। उसके बाद में अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने है 6 नंबर। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाले संज्ञानात्मक योग्यता कौन कौन सी है। आपके सामने है कि पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उसके काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता कौन कौन सी है। तो पहली है लक्ष्य उद्देशित व्यवहार की योग्यता, दूसरी है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, तीसरी है विकल्पनात्मक निष्कर्ष की योग्यता और चौथी है मूर्त चिंतन की योग्यता। तो यहाँ देखो, पूर्व संक्रियात्मक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पूछ रहा है। इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। तो देख लेते हैं, ये पूछ रहा है कि इस अवस्था की विशेषता, लक्ष्य यानी गोल पे निर्धारित, तो इसका जो फोकस है वो गोल पे है, लक्ष्य पे है, तो ऐसी योग्यता तो यहाँ आती नहीं। पूर्व संक्रियात्मक की बात कर रहा है ये। इस अवस्था में लक्ष्य उद्देशित व्यवहार की योग्यता तो आती नहीं, ठीक, गलत हो गया। फिर दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, बिल्कुल ये आ जाती है। दूसरे के व्यवहार को जैसे देखता है वैसा ही समझने का प्रयास करता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तीसरी है अविकलात्मक निष्कर्षण की योग्यता नहीं, यहाँ कल्पना जरूर करता है परंतु निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। और अमूर्त चिंतन की योग्यता तो आती नहीं अभी तक। ये पूर्व की बात कर रहा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपको बताई थी 2 से 7 वर्ष वाली, यहाँ सिर्फ दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास वो करता है। तो इसका कितना गलत दिया रे तुम लोगों ने, कितना गलत दिया, सबका ही गलत आया है, ठीक है जी, बिल्कुल गलत उत्तर दे रहे हो। इसका 2 नंबर राइट आंसर है। कोई बात नहीं, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम सीख जाएंगे, जीत जाएंगे। चलिएगा, नेक्स्ट अपने पास वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ करता है। तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के लिए क्या करता है, चिंतन प्रारंभ करता है। तो वो कौन सी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, संवेदी प्रेरक अवस्था है,
और आपकी औपचारिक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बताइएगा इसका। हाँ, अब तो ढंग से देखो बेटा, पहले वाली की तो कोई बात नहीं। अब क्या पूछ रहा है वो, जब अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से यानी रीजनिंग के प्रश्न क्या, क्यों, कैसे, उनको देखता है कि पहले क्या आएगा, घटनाओं को पूरा याद रखने का प्रयास करता है, तो यहाँ फिर क्या उत्तर बनता है, तो ध्यान रखिएगा, जैसा देखता है उसके बारे में सोचने का प्रयास करता है, तो इसका 2 नंबर राइट आंसर है प्यारे बच्चों, इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हे भगवान, इतना गलत। अरे तुम प्रश्नों को ढंग से नहीं पढ़ रहे। मैंने कहा जीन प्याजे से कन्फर्म है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों में एक एक प्रश्न जरूर आएगा, पर आपने जीन प्याजे को अभी तक पढ़ ही नहीं रखा है, तो क्या करें भाई। कुछ को नहीं भाई, आपको पुरानी तरीके से पढ़ाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। एक डंडा ले लें, वर्ग समूहन की योग्यता पर विकास होता है, यानी वर्ग समूहन की योग्यता यानी वर्गों में भेद करना सीख जाता है, ये किस अवस्था की विशेषता है, ये पूछना आपसे वो चाह रहा है। तो समृद्धि गामक अवस्था के दौरान बिल्कुल वर्ग समूह को कहां पहचानेगा, यानी यहां तो सिर्फ वो ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है, तो यहां तो है ही नहीं, बात ही नहीं आ रही। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान वर्ग समूह को नहीं पहचानता, हाँ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान पहचानता है, ये लड़का है, ये लड़की है, इस तरह की बातें वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। ये इस ग्रुप का है, ये उस ग्रुप का है। 7 से 11 एज वाली जो अवस्था है, यहां से बालक में लिंग निर्धारण की जैसे पहचानने की क्षमता या विकसित हो जाती है, और वो वर्ग समूह यानी वर्गों में बांटने की बात वो कर सकता है। कोई बात नहीं बेटा, डेली क्लास लगाओ, बता दिया आपको, यहां से प्रश्न आएगा, रट दो इसको, जीन प्याजे को रट दो। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 9 नंबर। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की को विशोषित करता है। दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, इसको छोटा कर देंगे। क्या करेंगे, ये दिख रहा है ना आपको, अभी भी नहीं दिख रहा क्या, अब तो जमा ही कौन दिख रहा वो, अब थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है ना आपको। ठीक है बेटा, प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशोषित कौन सा करता है, यहां से बताइएगा। कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गए तो कोई बात नहीं। हाँ जी बताइएगा, 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। किसकी बात कर रहा है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था की बात वो कर रहा है। तो यहां देख लेते हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क नहीं, निगमनात्मक तर्क की बात है नियमों से उदाहरण की ओर, और ऐसी कल्पना वो नहीं करता, यानी सेब टूटने के बाद धरती पर क्यों गिरा, ये नहीं सोच सकता वो। आत्मा मरने के बाद आत्मा कहां जाती, तो ये भी नहीं सोच सकता, तो ये तो गलत हो गया। यानी मूर्त की बात कर रहा है तो ये अमूर्त है, सारे ये अमूर्त वस्तु की बात कर रहा है, परिकल्पना होती है अमूर्त। ठीक है, फिर है संरक्षण, बिल्कुल जो चीज उसने स्टोर की है वो। कक्षा समावेशन, बिल्कुल एसिमिलेशन बोल सकते हैं, यानी कक्षा के अंदर वो समावेशन करना प्रारंभ कर देगा, बिल्कुल जैसा देखेगा वो वैसा ही करेगा। कक्षा में बालक अगर अंडर सेटिंग करके जाते हैं तो वो भी अंडर सेटिंग करके जाएगा। आगे देखते हैं, अस्थगित अनुकरण, ये तो अस्थगित होगा ही नहीं, अस्थगित कैसे कर देगा, अनुकरण तो करेगा यहाँ पे। पदार्थ स्थायित्व, बिल्कुल ठीक है, पदार्थ स्थायित्व आ जाएगा, मान लेंगे, परंतु यहाँ अस्थायित्व ये गलत हो गया। प्रतीकात्मक खेल, बिल्कुल प्रतीकात्मक खेल जो अमूर्त विचार होते हैं प्रतीकों के अंदर, विचारों को अनुक्रमणशीलता दे देगा नहीं, तो इसका 2 नंबर राइट आंसर हो गया भाई, इसका 2 नंबर राइट आंसर होगा। बी इज राइट नाउ सर, बिल्कुल भाई योगेश यादव, बिल्कुल आपका राइट आंसर है बेटा, बहुत बढ़िया, आपको इंग्लिश आती है, थोड़ी थोड़ी मेरी भी इंप्रूव करो भाई। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, जो ऊपर समझाया था वही प्रश्न यहाँ आ गया है। अगर अब आप इसका उत्तर गलत करोगे तो फिर करोगे, भविष्य में आपको समझाने वाला ऐसा कोई टीचर ही नहीं होगा। अभी समझा के गया हूं और अभी बता दीजिए इसका उत्तर, दोबारा वही प्रश्न को हमने रिपीट कर दिया जो चीज समझाई थी।
हाँ, जीन प्याजे के प्रश्न आज इस सीरीज में है सारे के सारे, बताइएगा फटाफट आंसर दो भाई इसका। 10 का कौन सा उत्तर होगा? मुझसे क्या पूछ रहे हो, खुद उत्तर दो। अरे भाई सीधा सा कह रहा है कि परिकल्पित का मतलब जो चीज सामने नहीं है, मतलब अमूर्त की बात कर रहा है, और अमूर्त की बात कर रहा है मतलब औपचारिक की बात कर रहा है। ये लो अमूर्त पहला ही ऑप्शन पड़ा था, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसका कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर, जीन प्याजे कि निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो पुस्तक का प्रश्न भी आपके एक प्रश्न पूछता है जीन प्याजे की पुस्तक का, तो ये प्रश्न आपके सामने मेरे हिसाब से इसमें से प्रश्न पूछेगा। ये तीनों किताबें आपको याद करवाने का प्रयास है, आपको याद करनी है कि ये पुस्तकें किसकी हैं। तो बताइएगा 11 नंबर का आंसर क्या होगा? बिल्कुल 11 नंबर का आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। तो देखो हम देख लेते हैं जीन प्याजे की कौन कौन सी पुस्तकें हैं। दी लैंग्वेज एंड थॉट, बिल्कुल भाषा पर और विचार पर, इन्होंने कहा था भाषा बाद में आती है और विचार पहले आते हैं, ये बात इनकी कही हुई है, इस पर इन्होंने पुस्तक लिखी, बिल्कुल सही बात है। दी लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड 1926 में, बिल्कुल सही बात है। द चाइल्ड कन्फेक्शन ऑफ द टाइम्स, बिल्कुल ये भी लिखी थी इन्होंने। चाइल्ड कन्फेक्शन ऑफ द टाइम, ये पुस्तक इनकी लिखी हुई है, आप पुस्तकों को अच्छी तरह से याद करेंगे, ये भी लिखी हुई है। आगे देखें साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी विकास पर इन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, डेवलपमेंट पे, तो ये तो नहीं है। दी साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, बिल्कुल चाइल्ड पे इन्होंने फिर पुस्तक लिखी थी, तो साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड इनकी पुस्तक है, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पुस्तक इनकी नहीं है, विकास पर इन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपके किन किन के सही हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, तुम प्रश्न सुनने के बाद उत्तर देते हो या पहले ही दे देते हो? एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे, एक बात बताओ, तुम यादों में रहते हो? हाँ जी, ये लो भाई, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, आराम से पढ़िएगा इसको। तो प्रश्न है, चला गया क्या? आधा ही रह गया। ओ प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकालते हुए ए ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, ये पूछ रहा है वो। कक्षा 6 से 8 की कक्षा में आपको क्या करना चाहिए? हाँ जी, अब आपको दिख रहा होगा। तो पहला है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, नहीं, केवल निर्धारित पर निर्भर रहोगे तो इसके साथ सहशैक्षिक गतिविधियां भी तो करवानी होती हैं उनको, तो ये तो गलत हो गया। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं कोई बच्चा आपसे तार्किक बहस कर रहा है कि सर ये ऐसे कैसे होगा, क्यों होगा, तो उसको आप उसको निराश थोड़ी कर दोगे, उसका हौसला बढ़ाओ ताकि वो, हाँ जी, तो ये इसका राइट गलत उत्तर हो जाएगा। आगे, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती हो, बिल्कुल टीचर को ऐसी समस्या रखनी चाहिए जिसमें बालक ज्यादा से ज्यादा सोच सके और ज्यादा से ज्यादा क्रियाशील रह सके, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग वाला कंसेप्ट याद रखना है, तो ये सही बात। आगे, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, मूर्त के साथ साथ अमूर्त सामग्री का भी प्रयोग होना चाहिए, ये गलत बात है, तो इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्लास में क्या करना है, बालक के सामने ऐसी समस्या रखनी है जिसमें बालक ज्यादा से ज्यादा खुद सर्च करे, है ना, खुद जितना ज्यादा इंक्लूड होगा वो उतना ही ज्यादा सीखेगा। चलिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 13 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, ये पूछ रहा है कि निम्न में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन प्याजे ने कौन सी संरचना दी है? तो स्कीमा दी है, अवलोकन अधिगम दिया है, अनुबंधन दिया है या प्रबंधन दिया, बता दीजिए। तो सबसे पहले तो इनकी जो स्कीमा है ये आपको ध्यान रखनी है, स्कीमा दी है
यानी व्यक्ति के पूर्व अनुभव आधारों पर नई चीज को उसके अंदर समाहित कर देना या नई वस्तु का समाहित करना। तो इसमें एक स्कीम्स भी होती है, ये ध्यान रखेंगे। स्कीम को स्कीम्स बोलते हैं, एक स्कीमटा होती है, स्कीमटा। तो ध्यान रखना, स्कीम्स होती है आदत की तरह, जैसे डेली आप कोई चीज पढ़ते हो उसकी आदत हो जाती है, उसी को स्कीम्स बोला जाता है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसने ये मत दिया किसने यह मत दिया कि भाषा विचार के अंतर्गत वस्तु का निर्धारण करके, अभी बता के गया हूं, अगर आपने वो प्रश्न सही देखा है तो इसका उत्तर आप सही कर दोगे, है ना। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, अभी बता के गया था थोड़ी सी देर पहले, इनकी पुस्तक स्पेशल उसी पे लिखी हुई है, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये बात मैंने अभी बता के गया था, तो ध्यान रखिएगा। ये किसकी पुस्तक है? ये जीन प्याजे की पुस्तक है। और जीन प्याजे इसमें कहते हैं कि जब भाषा का विकास होता है ना, भाषा विकास, तो भाषा विकास में विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। परंतु वाइगोत्स्की की बात करें, इसके समर्थक यानी नहीं थे वो कहते हैं कि पहले भाषा आएगी और विचार क्या आएगा, बाद में आएगा। ये बात इन्होंने कही थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, बिल्कुल प्याजे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्याजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है, किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से इसे जानी जाती है? तो इसको थोड़ा सही कर लें, समावेश है। तो किस नाम से जानी जाती है? समावेश है, समायोजन है, संतुलन है या ज्ञान विघन है? ज्ञान विघन। तो किस नाम से इसे जाना जाता है, बता दीजिएगा। 15 नंबर का राइट आंसर आप दे रहे हैं। गलत उत्तर देने का मैं बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूं और मैं देखना भी नहीं चाहता कि आप गलत उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहा है पहले समझो। एक प्रक्रिया जो पुराने, मान लीजिए आपने ये पुराना है और नए, ये नई चीज आ रही है, जैसे ये नहीं है, इस पहले वाली में मान लीजिए कोई अन्य स्टैंड नहीं दिया था और इसमें नया स्टैंड है, तो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच, यानी आपको ये अनुभव है पहले वाली वस्तु का और इस वाली के बीच में आप क्या कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में आप क्या करेंगे, दो कॉमन चीजों को निकालेंगे, सामान्यीकरण करेंगे। सामान्यीकरण करेंगे तो मतलब आप इसमें संतुलन करने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले वाली जैसी ये दूसरी वाली होगी, यानी यहाँ सामान्यीकरण ऑप्शन में देना होना चाहिए था। समावेश तो नहीं करेंगे कि जैसी वो है वैसी थोड़ी है, ये अलग है। समायोजन नहीं कर रहे, यहाँ कमी थोड़ी है, संतुलन कर रहे हैं, ये रहा। इसे आप सामान्यीकरण भी सोच सकते हैं, इसे सामान्यीकरण भी आप कह सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन, संतुलन करने का प्रयास वो कर रहा है। संतुलन होगा, बिल्कुल बीच में संतुलन होगा। ठीक है जी, चलिएगा नेक्स्ट आपके सामने है 16 नंबर क्वेश्चन। प्याजे ने स्थानीकरण शब्द का प्रयोग किया। स्थानीकरण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? अधिक उपयुक्त लिए स्थान परिवर्तन, नवीन परिस्थिति हेतु समायोजन, नवीन व पुराने में एकीकरण, अवसर के अतिक्रमण हेतु स्थान लेना। तो बताइएगा 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो यहां देख लेते हैं। स्थानीकरण का अर्थ है आपने पूर्व में कोई चीज सीखी और अब नई जगह जाकर आपको नई चीज सीखते हैं, तो नई परिस्थिति में पुरानी वाली चीज का आप समायोजन करने का प्रयास करते हैं। कि आपको जैसे मान लीजिए आपको एसी में रहने की आदत है और आपकी ज्वाइनिंग आपकी जैसलमेर हो जाती है, तो आपने स्थान परिवर्तन किया, परंतु आप चाहते हैं कैसा माहौल है, एसी वाला, और वहां पर लाइट का अभाव है, तो आप नई परिस्थिति में क्या करेंगे, समायोजन करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो ध्यान रखना, नई परिस्थिति में समायोजन करने का यहाँ क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। सी कैसे कर दिया रहा तुमने, नवीन व पुराने में एकीकरण नहीं, नवीन परिस्थिति में होता है हमेशा। स्थानीकरण का अर्थ है, मैंने बता दिया, आपने स्थान बदला है और पहले वाले स्थान की अपेक्षा ये स्थान थोड़ा लचीला है, तो यहाँ पर आप इस स्थान को याद नहीं करेंगे। अगर इसको करेंगे तो आप पूर्व समायोजित हो जाएंगे। तो नए स्थान को आप क्या प्रायिकता देंगे, तो नए स्थान को प्रायिकता देंगे तो नवीन परिस्थितियों हेतु के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको समायोजन करना पड़ेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, 17 नंबर क्वेश्चन है। प्याजे के अनुसार
4 से 8 माह का कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है और पेपर में आया हुआ प्रश्न है भाई। बिल्कुल 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ये किस समय की बात कर रहा है? 4 से 8 वर्ष के बालक की बात कर रहा है। अब आपको विजेश विदुषी का वर्गीकरण याद होना चाहिए। हाँ जी, तो विजेश विदुषी का वर्गीकरण अगर आपको याद है और प्याजे के अंदर अंतर्गत भी आपको याद होगा, क्योंकि इसने पूर्व की जो 0 से 2 वर्ष वाली जो अवस्था बताई है संवेदीकामक अवस्था, उसकी 6 उप अवस्थाएं भी बताई हैं। और 6 उप अवस्थाओं की बात करें तो दूसरे में उसने क्या बताया है? बिल्कुल, ये सी टेट के लिए भी है, आर टेट के लिए भी है, एच टेट के लिए भी है। जितने भी स्टेट के अंदर टेट की परीक्षाएं होती है उनके लिए, सबके लिए है ये। हाँ जी, बताइएगा। तो मैंने आपको बताया कि जीन प्याजे की पहली अवस्था के अंदर 6 उप अवस्थाएं हैं। 6 उप अवस्थाओं के अंतर्गत 4 से 8 वर्ष का बालक हाथ मुंह संबंध नहीं बनाता, ये तो शुरू में बनाना शुरू कर देता है। आंख आंख और हाथ के साथ, बिल्कुल जैसे आप उसे अंगुली दिखाएंगे, आप कहेंगे ये देखते, उसकी आंखें आपकी अंगुली के साथ साथ घूमेगी। बिल्कुल 4 से 8 वर्ष के माह के बालक में ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आगे तो देखने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्शन होते हैं, यहाँ बोलना शुरू कर देता है, तो ये गलत है। इसका 2 नंबर राइट आंसर होगा। हाँ जी, बिल्कुल बता दिया आपको, ये सी टेट के लिए भी अनिवार्य है, इससे ये टॉपिक सब जगह आते हैं। सुप्रसिद्ध 3 पर्वत समस्या, ये तो बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है भाई। अगर ये प्रश्न भी आप उत्तर गलत दोगे तो दोगे, इसका कोई इलाज नहीं है फिर, ठीक है, इसका फिर कोई इलाज ही नहीं है। ये प्रश्न कितनी बार पूछ लिया है? सुप्रसिद्ध 3 पर्वत समस्या का प्रयोग जीन प्याजे ने किया, ये प्रश्न भी आया हुआ है। पूछा था 3 पर्वत समस्या पर प्रयोग किसने किया था? तो जीन प्याजे ने किया था। निम्नांकित में से किस संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए किया गया था? किसको स्पष्ट करने के लिए किया गया था? तो बताइएगा। 3 पर्वत, हाँ जी, समस्या। अठारह नंबर का राइट आंसर देंगे सभी। बस हो गया। आज थोड़े से हार्ड प्रश्न आ गए तो भागना नहीं है, घबराना नहीं है, जीत जाएंगे हम। दोबारा रिपीट कर लेना, क्लास छूटते ही इस टॉपिक को जरूर रिपीट कीजिएगा। ये सब केंद्रण होता है, बालक अपने पर ही केंद्रित होता है। ऑटिज्म जैसे बालक होते हैं ना, वैसे ही इसमें आत्म केंद्रित बालक होता है, ठीक है। वो चाहता है कि मैं उससे बड़ा हूं, मैं उससे बड़ा हूं, ठीक है। तो सब केंद्रण की जो भावना होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आत्म केंद्रण भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 18 का 2 नंबर है। चलिए मैनेज, आज प्रश्न थोड़े साइको के ज्यादा हो गए। हाँ जी, चलिए मैनेजमेंट के क्वेश्चनों को देखेंगे भाई। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, याद रखते होंगे। अच्छा फटकारा दिया देर दिना बोलिया नहीं है, मास्टर ने लेन में लगा दिया और अच्छा फटकारा दिया 3 साल। तो भाई 3 साल फटकारा दिया भाई साहब, आ गया है। प्रश्न देख लो तो क्या प्रश्न है? पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शाला संबलन ऐप का शुभारंभ कब किया था? ये लीजिए, प्रश्न करंट से जुड़ा हुआ है और साथ में मैनेजमेंट से भी जुड़ा हुआ है, तो यहां से आप बताने का प्रयास करेंगे कब किया था। डेट बड़ी नजदीक नजदीक दी गई है, कोई बात नहीं, हम देखेंगे। पूर्व राज्य शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शाला यानी स्कूल संबल ऐप, तो SSA, ठीक है, शॉर्ट में हम बना लेते हैं SSA, मतलब इसका कंफर्म तो हो गया कि ये सितंबर में आई थी। तो अपने पास ये देखो SR है ना, सितंबर में आई, दोनों ऑप्शन कट कर लो, ऐसे याद रखा करो। SSR ये मतलब यानी इसमें दोनों ही 2021 है, तो यहाँ तो दिक्कत नहीं है। अब आएगी तारीखों में दिक्कत, तारीखों में दिक्कत आ रही है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। ये लो 15 सितंबर को किया था। थोड़ा सा तो मैं आपको हिंट दे सकता हूं, बाकी तारीखें आपको याद करनी ही पड़ेगी, तो इतना ध्यान रखना है। इसको शॉर्ट में बना लिया करो। SSA मतलब क्या था? S का मतलब ये सितंबर माह में आ रही है, तो सितंबर वाले ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपके सामने 2021, ये देखो 2 बार है, ये रहा 2 बार, ये रहा। A का मतलब 21, ये रहा। A कितने नंबर पे आता है? 1 पे आता है, तो 21 में हुआ। अब तारीखों में कंफ्यूज हो जाओगे, तारीखें आपको याद रखनी पड़ेगी। इतना तो सेल्फ हेल्प आपकी कर सकते हैं, बाकी इससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी वर्ष में उनके ट्रस्टीशिप सिद्धांत में प्रेरित होकर सत्र 2020-21 में सभी राजकीय विद्यालयों में कौन सा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब इसका उत्तर तो तुम सीधा तुक्का मारोगे तो ही आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रश्न तभी कर सकते हो जब आपने इस टॉपिक को पढ़ा है।
क्या एक्सप्लेन करें भाई आपको? आप भाई करंट के प्रश्न पढ़ा करो। बिल्कुल पूजा आनंद आपका बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। ये आनंद पाठ्यक्रम है। ये आनंद पाठ्यक्रम के अंतर्गत इसकी क्या की गई है, आपको इस पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। स्कूलों के अंदर अध्यापक को भी पढ़ाने में आनंद आए, बच्चों को भी पढ़ने में आनंद आए। तो महात्मा गांधी वाले में गांधी पाठ्यक्रम में सोच लेना। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा है? ट्रस्टी सिद्धांत 2020-21 में आनंद में पाठ्यक्रम का क्या किया गया, निरूपण किया गया है। तो ये आपको 20 नंबर का राइट आंसर ध्यान रखना है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का प्रथम राज्य जहां प्रत्येक शनिवार को नो ब्रेक डे प्रारंभ किया गया। ये पूर्व के पेपर में आ भी चुका है। तो इजी क्वेश्चन है बेटा। अगर ये प्रश्न अब गलत करोगे तो तुम करोगे ही, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आता है पेपर में, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर सबको पता है, राजस्थान है। राजस्थान में प्रत्येक शनिवार, है ना, प्रत्येक शनिवार को क्या बच्चों को बैग नहीं लेके जाना होता स्कूल में। बालकों को यहाँ सहशैक्षिक गतिविधियां करवाई जाती हैं। कौन सी गतिविधियां? सहशैक्षिक गतिविधियां, जैसे बाल सभा है, अंताक्षरी है, उन्हें गेम खिलाए जाते हैं। और पहले कई दिन से ये भी शुरू किया था कि गांव की चौपाल होती है, वहां पर वो बालक अपने प्रस्तुति देते हैं। तो ये भी पहले शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 22 नंबर, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तारीख आपसे पूछेगा प्रश्नों में। हाँ, तो इन तारीखों को आपको याद करना पड़ेगा। DPEP, अब मेरे तो को ट्रिक से याद है, अब आपको कैसे करना है समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। कुछ नहीं करना। डी अपने कौन से स्थान पे आता है? 4 नंबर पे आता है गुरुजी। डी कौन से नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। ये देखो, और 4 नंबर पे क्या आ गया? ये रहा 4। ये लो गुरुजी, इसका उत्तर हम तो ऐसे निकाल देंगे गुरुजी। वाह क्या बात है गुरुजी, सीधा सा उत्तर निकाल दिया। हाँ जी, बिल्कुल 1994 में DPEP यानी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ 1994 में किया गया था। और जिस दिन हमारा हनुमानगढ़ बना था, हनुमानगढ़ कब बना था ये आपको याद होना चाहिए। हनुमानगढ़ 1994 में गंगानगर से अलग हुआ और इस तारीख 1994 में इसे बनाया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया था? आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? ठीक है, हाँ जी बताइएगा। हाँ जी, ब्लैक बोर्ड, देखो बोल्ड कैसा होता है? बोल्ड काला काला होता है गुरुजी, और उस पर कुछ भी लिख दो याद नहीं रहता गुरुजी। आज हमने कुछ भी लिख दिया आपको याद नहीं है, इनको मैं घुमा दूंगा तो कब आ जाएगा? ये देखो क्या बन गया रहा 88। तो ये लो, ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम 1988 में शुरू किया गया था। हाँ जी हो गया कंफर्म है। हाँ जी बिल्कुल 88 में। मैंने कहा ब्लैक बोर्ड आपको याद रखना है। मैं बी को कैसे लिखता हूं? ऐसे लिखता हूं, और इसको मैं इस तरह कर देता हूं। तो ये कितना बन गया? B 8 बन गया। और गुरुजी ऐसे ही याद रह जाएगा जी, वहां पे बिल्कुल याद रखना है। ब्लैक बोल्ड है, 2 बार क्या आ रहा है? ये देखो B आ रहा है, और B किसके जैसा लिखा जाता है? 8 जैसा लिखा जाता है अगर मैं ऐसे कर दूं तो ध्यान रखना है 1988 में। थोड़ा सा, हाँ जी थोड़ा सा ध्यान रखा करो, प्रश्न के अंदर उत्तर ढूंढने का ज्यादा प्रयास किया करो, ताकि अगर ये आ जाए तो कैसे करें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का विलय सर्व शिक्षा अभियान में कब किया गया था? या डेट वाले प्रश्न दे दिए गुरुजी। बिल्कुल, अब प्रश्नों में रिपीटेशन आएगा भाई। हाँ जी, तो कब किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का? अब ब्लैक बोर्ड चला कब था? 88 में बता के गया हूं, 88 में चला है। अब क्या कह रहा है ये, का विलय कब किया गया? तो देख लेते हैं विलय कब किया गया। सर्व शिक्षा अभियान 2000 में चला था सर्व शिक्षा अभियान पूरा। तो 2000 के, ये तो ऑप्शन ही कट हो गया, 2000 में चला ही था पूरा। तो 2004, 5, 2002, 2003, 2008 और 2009। तो कहीं जरूरत नहीं है। 8 और 8 कितने होते हैं बेटा? 16 होते हैं। लास्ट में 6 आ रहे हैं। मैंने कहा था राजस्थान का कोई भी आंकड़ा आ जाए उसमें 6 और थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ देख लेते हैं, 4 और 5, 9 और 2, 11, ये तो है ही नहीं। फिर उसके बाद में ये देखें 2 और मल्टीप्लाई किया कितना आया? 6। इसमें देखते हैं मल्टीप्लाई किया 7 8 56, 9 8 72, इसमें भी नहीं आ रहा।
इसमें 20 आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, तो 6 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। तो 2002 और 3 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। 2002 और 3 में कार्यक्रम शुरू हुआ। मैंने आपको ऑफलाइन स्टूडेंटों को बताया था कि किस प्रकार इन प्रश्नों को अगर आपको नहीं आता है तो भी आप इसमें सही कर सकते हैं। हाँ, आंकड़ों को याद करने की विधि भी मैंने आपको थोड़ी सी बताई थी। फिर है एकीकृत स्कूल शिक्षा। स्कूल शिक्षा संकुल का प्रारंभ कब किया गया, ये प्रश्न नोट कर लिया करो भाई। हाँ जी, कब किया गया था? क्या पूछ रहा है? एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का प्रारंभ कब किया गया था? तो कहीं जरूरत नहीं है, एकीकृत की बात कर रहा है। एकीकृत का मतलब है एडल्ट। क्या याद रखना है? ए से याद रखना है एडल्ट। अब एडल्ट का मतलब होता है 18 साल, तो इसमें यानी 18 वाले ऑप्शन आएंगे, 2 तो कट कर दो, ये 2 तो है ही नहीं। अब 18 वाले में आपको ध्यान रखना है, एडल्ट की बात हो रही है, तो इसमें 8 8 8 3 बार आया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 2018। थोड़ा सा शब्दों के साथ और आपके संख्या के साथ खेलना सीखो। तो याद रखना है कैसे, तो इसमें देखो 1 2 3 3 बार आया है, ये 8 एक बार आया, फिर 2 बार अगस्त और फिर 3 बार। तो आपका थोड़ा सा ट्रिक यहां से बन जाएगी, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या होगा इसका, बता दिया ना। और आगे चलते हैं। बातें मत करो रे तुम्हें, बातें मत करो, वो टेक्निकल टीम देख रही है आपको और वो ब्लॉक कर देगी बेटा। राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, कब किया गया है? राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? बढ़ते कदम कार्यक्रम, ठीक है, बढ़ते कदम कार्यक्रम है, बढ़ते कदम कार्यक्रम। तो देखते हैं, ये तो है ही, ये इजी सही है, क्योंकि जब नया साल लगा था तब हमने इस चीज को जान लिया था कि हमारी शिक्षा के अंदर नए कदम बढ़ रहे हैं। तो 1 जनवरी 2022 इसको ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने तो कुछ अलग ही बना रखा है, आपको याद होगा नहीं। तो देखो ये कितना है 11, ये कितना है 11, और दोनों को जोड़ दिया तो कितना बन गया 22। ऐसे याद किया हुआ है कि 22 में आया था और जनवरी में आया था, इतना मेरे याद है। तो 1 1 2 बार आ रहा है, तो 1 ये रहा और 1 ये रहा, तो ऐसे भी याद रह सकता है, कैसे भी याद रखो पर याद रखना है। तो आज के सेशन में इतना ही। निंदा किसी की नहीं करनी, हाँ, जो अच्छा लगे वो करते रहे। निंदा से क्या होता है, व्यक्ति का खुद का स्वभाव गलत हो जाता है, इसीलिए निंदा से दूर रहें, जितना हो सके आगे का हौसला अफजाई करें। हो सकता है आपकी निंदा किसी के लिए डिमोटिवेशन का काम कर जाए और वो उस चीज को करना छोड़ दे। तो निंदा किसी आगे बढ़ते हुए व्यक्ति की नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर बुरे कर्म कर रहा है तो उसकी निंदा जरूर करो। तो मैंने अच्छा प्रयास किया है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।